हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले ये टर्म जो माइक्रोबायोलॉजी वर्ड है वो किसने इंट्रोड्यूस कराया है? तो लुइस पाश्चर ने कराया है। अब इसकी दो डेफिनेशन है। फर्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of organisms which are usually invisible to naked eye। माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनको हमारी नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है। Secondly, definition है microbiology is the study of biology of microscopic organisms like viruses, bacteria, algae, fungi, etc. माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस जिन्हें हम विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते उसके बारे में स्टडी होती है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस इन नर्सिंग। माइक्रोबायोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है, क्या रिलेटेबल है, क्यों हम नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन वी स्टडी मेडिकल वी नीड टू स्टडी अबाउट द माइक्रोब्स that infect humans, the disease they cause, their diagnosis, prevention and treatment। जब हम मेडिकल स्टडी करते हैं, मेडिकल के बारे में या मेडिकल की कोई ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, तो हमें जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से माइक्रोब्स है जिसकी वजह से ह्यूमंस में डिजीज कंडीशंस होती है। उन डिजीज से हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, उनसे हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, उनका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक देम अंडरस्टैंड द मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, द फंडामेंटल ऑफ हॉस्पिटल एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी का रोल एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? अगर हमें पता होगा कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से कोई बीमारी होती है, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस रखेंगे। ठीक है, तो अगर प्रॉपर प्रिकॉशंस रखेंगे तो क्या होगा कि हम उस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोक सकते हैं। हम अभी अपने खुद के लिए भी और हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहां पे भी उन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, साथ ही हॉस्पिटल्स में भी, है ना। वहाँ की नर्सेज को अगर नॉलेज होगा तो क्या होगा कि वो इन्फेक्शन रेट को हॉस्पिटल में बहुत हद तक कम कर सकती है। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट वी डील विथ माइक्रोब्स एंड देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने डेफिनेशन में देखा, माइक्रोबायोलॉजी क्या डील करता है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो माइक्रोब्स और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डील करता है। ठीक है, नर्सेज आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, सो नर्स मस्ट नो अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। जो नर्सेज होती है वो आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल में एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है ना। या इसके अलावा भी जो पेशेंट्स को मेजर टाइम जो पेशेंट के साथ रहती है वो नर्सेस होती है। तो अगर हम प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे, अगर हमें सारे प्रोटोकॉल्स और सारे कॉजेस ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या अगर हमें पता होंगे तो हम प्रॉपर पेशेंट को भी सेफ रख सकते हैं और सेल्फ भी हम प्रिवेंट हो सकते हैं इन्फेक्शन से। तो इसलिए माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज नर्सेस को होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टू नो अबाउट हार्मफुल एंड हार्मलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूमन बीइंग। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से हमें पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया है जो हमारे लिए हार्मफुल है और कौन से बैक्टीरिया है जो हमारे लिए हार्मलेस है। नेक्स्ट है नर्सेस अप्लाई द माइक्रोबायोलॉजी नॉलेज इन हेल्थ केयर फॉर ड्रग प्रोडक्शन, डायग्नोसिस एंड स्टरलाइजेशन मेथड एंड क्लीनलीनेस। नर्सेस, इसका मीनिंग क्या है? नर्सेस माइक्रोबायोलॉजी के नॉलेज को हेल्थ केयर में यूज कर सकती। कैसे यूज कर सकती? ड्रग प्रोडक्शन में, डायग्नोसिस बनाने में, स्टरलाइजेशन में और साफ सफाई मतलब क्लीनलीनेस में। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सेज यूज हॉट वाटर और एंटीसेप्टिक एज अ मेजर टू स्टेराइल द सर्जिकल नीड्स, निडल, सीजर एंड अदर मेटल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि आप प्रीवियस पॉइंट में आपने टर्मिनोलॉजी सुनी है स्टरलाइजेशन। तो क्या स्टरलाइजेशन मतलब? स्टरलाइजेशन को इन डील में इन डेप्थ में हम आगे वाली स्लाइड से आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। आप अभी थोड़ा सा एक समझ लीजिए। एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन से फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, इसको करने के लिए नर्सेस क्या करती है? जो भी सर्जिकल न्यूज मतलब जो चाकू सर्जिकल न्यूज जो यूज होती है, जो निडल्स होती है, जो सीजर होती है और अदर जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको क्या करते हैं हम हॉट वाटर में वॉश करने के बाद फिर हम उनका रीयूज करते हैं, पूरा स्टेराइल प्रोसीजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी ऑल्सो गिव्स नॉलेज टू नर्सेज ऑन हाउ टू हैंडल a patient and his samples infected with communicable disease। अगर आपको पता होगा कि कौन सा माइक्रोब्स या कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है किसी डिजीज के लिए और वो कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए और दूसरे पेशेंट्स के लिए, या कोई पेशेंट है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट या एक पर्सन टू से सेकेंड पर्सन को हो सकती है, अगर हमको उसके पीछे का रेशनल पता होगा तो क्या होगा और तो हम उसको
प्रॉपरली डील करेंगे, उनसे जो हमको सैंपल लेना होता है उसको हम प्रॉपरली डील कर सकते हैं। इसका एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि टीबी वाले पेशेंट होते हैं, जो उनका स्पूटम सैंपल हम भेजते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर आपको पता है कि टीबी एक कम्युनिकेबल डिजीज है और इसका स्पूटम अगर हमारे कांटेक्ट में, हमारे किसी अदर पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, तो वो पेशेंट भी इन्फेक्टेड हो सकता है ना। तो अगर हमें पता होगा कोई भी चीज का रेशनल, तो क्या हो सकता है, हम उसके इन्फेक्शन रेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, it also help detect disease like tuberculosis by simple skin test, namely by the Montauk's test। ठीक है, हम माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि मैंने आगे डेफिनेशन और आगे कुछ पॉइंट्स में बताया था कि जो माइक्रोबायोलॉजी होता है उसी में हम वेरियस टाइप के टेस्ट या डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी सीखते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस को पता करने के लिए हमें मॉन्टेक्स टेस्ट करना होता है, ऐसे वेरियस टाइप के डिजीज को पता करने के लिए कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है, ऑल्सो diagnostic tests like ELISA, electrophoresis and radioimmunoassay also use principle of microbiology for identification of disease। जैसे एक मोन्टोक्स टेस्ट एक एग्जांपल था, ऐसे मल्टीपल टेस्ट है जैसे कि उन्होंने नाम बताया, एलिजा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, रेडियोइम्यूनोएस्से, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि कैसे इन टेस्ट के थ्रू हम किसी भी डिजीज कंडीशन को या साइन एंड सिम्टम्स को देख कर डिजीज का पता कर सकते हैं, तो हम इसलिए ये माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम डील करेंगे, नेक्स्ट इसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हेल्प टू मेंटेन द हेल्दी इन्वायरमेंट। जो प्रिंसिपल माइक्रोबायोलॉजी के जो प्रिंसिपल है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हेल्दी रहेगा। और अगर हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा किसी इंडिविजुअल का या हॉस्पिटल का हो, तो वहां पे क्या इन्फेक्शन रेट या डिजीज का रेट या रेशो है वो क्या होगा, कम होगा। मेनली 9 प्रिंसिपल्स है जो हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है environmental sanitation, second proper ventilation, third cleaning, fourth discouraging household pest, fifth है cleanliness of food and kitchen utensils, सिक्स्थ है हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स, सेवेंथ है पर्सनल हाइजीन, एट्थ है प्रॉपर नर्सिंग ऑफ पेशेंट एट होम, और नाइन्थ है हेल्थ एंड इम्यूनिटी मेजर। अब वन बाय वन इनको डील करेंगे। सबसे पहला है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा सराउंडिंग एरिया है, अगर वो साफ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो क्या होगा कि इन्फेक्शन रेट वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, the environment in which man lives and work must be safe and conducive to healthful living। environmental sanitation include, environment sanitation में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होते हैं, तो फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ environment from the breeding of mosquito flies and pollution of soil with ova। सबसे पहले हमें अपने आप को या हमारे environment को कैसे प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी environment में ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, मच्छर मक्खी ना हो, पॉल्यूशन सॉइल ये ना हो, जिससे क्योंकि मिट्टी में जो सॉइल में भी वेरियस टाइप के ओवा ब्रीड्स प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमको उससे बचना है। इमीडिएट डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीडा, जो एक्सक्रीडा है ना, जो वेस्ट मटेरियल निकला है उसको क्या करना है, इमीडिएट उसका डिस्पोज करना है। सैनिटेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका क्या सैनिटेशन करना है। नेक्स्ट इज सेफ वाटर सप्लाई, जो हम पानी पीते हैं वो सेफ होना चाहिए, हाइजीनेटेड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। प्योर एयर, जिस भी जगह पे हम काम करते हैं, जहाँ रहते हैं, वहां की एयर क्या होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर वेंटिलेशन। Microorganisms, in order to survive and multiply, need moisture and favorable temperature। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ग्रोथ करने के लिए, उनको मल्टीप्लाई मतलब आगे और बढ़ने के लिए, अपनी क्वांटिटी अपनी बढ़ाने के लिए उनको एक फेवरेबल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। The house should be designated to allow external as well as internal ventilation। हाउस जिसमें हम घर में हम रहते हैं या हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट है, वहां पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, मॉइस्चर रहेगा, अंधेरा रहेगा, तो क्या होगा, इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो इजीली ग्रोथ कर पाएंगे। तो हमको इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब एक्सटर्नल वेंटिलेशन और इंटरनल वेंटिलेशन क्या होता है, पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल वेंटिलेशन। एक्सटर्नल वेंटिलेशन एडमिट प्रॉपर सनलाइट एंड फ्रेश एयर विच इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। एक्सटर्नल वेंटिलेशन में क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट, फ्रेश एयर, प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर किसी रूम में, पेशेंट का रूम हो चाहे हमारा घर हो, वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है इंटरनल वेंटिलेशन।
इट मीन्स इट मेंटेनिंग अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ एटमोस्फियर इनसाइड द हाउस। हमको इनसाइड द हाउस, हाउस हो सकता है या हॉस्पिटल हो सकता है, पेशेंट का रूम हो सकता है, वहां पर भी हमको प्रॉपर वेंटिलेशन रखना है, जैसे कि मॉइस्चर ना हो, गीला ना हो, साफ सुथरा हो रूम, फैन हो, प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर, ये इंटरनल वेंटिलेशन पे भी हमें प्रॉपर फोकस करना है। थर्ड पॉइंट हम डील करेंगे क्लीनिंग। क्लीनिंग में क्या होगा, आपको नाम से समझ में आया होगा, द हाउस होल्ड आर्टिकल शुड बी so placed is to allow proper sunlight and air circulation will reduce moisture and kill microorganism, है ना। अगर एक घर है, वो वहां पे बहुत सारा सामान है, बहुत सारे आर्टिकल है ना, प्रॉपर सफाई कर पाए इतनी भी स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि ना तो वहां पे सनलाइट जा पाएगा, ना ही वहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर एयर का हो पाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, कम से कम आर्टिकल्स पेशेंट के रूम में या पेशेंट के रूम में रखना है, और अगर है तो वहां पे प्रॉपर हमको साफ सफाई मेंटेन रखना है, और एयर पास आउट हो सके, सनलाइट प्रॉपर आ सके, इस तरीके से उनको अरेंज करना है। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है हम देखेंगे। Instead of damp dusting, mopping of floor is carried out to prevent dust-borne infections. बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम घर में हम झाड़ू का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वैसे हॉस्पिटल्स में कभी झाड़ू का यूज वो नहीं करते हैं ना डस्टिंग के लिए, वो क्या करते हैं, मोपिंग, फ्लोर को मोपिंग करने का काम करते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाने से या डस्टिंग करने से क्या होता है, जो इन्फेक्शन, जो पार्टिकल्स जो होता है, वो क्या होता है, और एयर में के साथ मिलके और स्प्रेड होने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, तो हम वहां पे क्या, हमें मोपिंग को प्रायोरिटी देना चाहिए, मोपिंग करना चाहिए, जैसा कि आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा। नेक्स्ट है बेड मेकिंग इज कैरिड आउट विथ मिनिमम शेकिंग। जब भी आप बेड मेकिंग का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो जोर जोर से उसको जैसे झटकारना होता है, वो सब नहीं करना है, हमको क्या करना है, मिनिमम शेकिंग, जितना कम हो सके हमें बेड को मूव करना है, बेडशीट को मूव करना है और बेड मेकिंग करनी है। नेक्स्ट है ड्राई डस्टिंग एंड स्वीपिंग इज अवॉइडेड। ड्राई डस्टिंग वही झाड़ू लगाना है ना, हमको अवॉइड करना है, हम उसकी जगह पे क्या करेंगे, मोपिंग, मोप कर सकते हैं, पोछा, जो पोछे से सफाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर का, डिस्करेज हाउस होल्ड पेस्ट एंड इंसेक्ट, है ना। इस पॉइंट्स में ही आपको समझ में आएगा, डिस्करेज जो हाउस होल्ड, जो घर में होने वाले कीड़े, जो इंसेक्ट होता है, उनको हमको काफी हद तक कम करने के लिए मेजर्स अपनाने चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं। पेस्ट आर कैरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्शन टू ह्यूमन बींग, सो दे शुड बी डिस्करेज्ड बाय यूजिंग। पेस्ट, है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि घर में अगर है तो वो क्या होगा, इन्फेक्शन फैलाएंगे ह्यूमंस में। उनको कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पेस्टिसाइड टू प्रिवेंट पेस्ट ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर हम घर में पेस्टिसाइड, हॉस्पिटल है या घर है या इन्वायरमेंट जहाँ पे हम काम करते हैं, वहां पे अगर हम पेस्टिसाइड का प्रॉपर यूज करेंगे तो हम इन्फेक्शन रेट को कम कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड्स विच किल द इंसेक्ट एंड हेल्प टू कंट्रोल वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया बाय फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इंसेक्टिसाइड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंसेक्ट है उसको किल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे होने वाली डिजीजेस जैसे कि मलेरिया, मलेरिया होता है फीमेल एनाफिलिज्म मॉस्किटो काटने से, तो हम इन चीजों का यूज इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करके इस इन्फेक्शन रेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लीनलीनेस ऑफ फूड एंड किचन यूटेंसिल्स, ठीक है। ये मेनली बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जो भी खाना हम खाते हैं वो हमेशा साफ होना चाहिए, जो बर्तन हम यूज करते हैं वो भी क्लीन होना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, फूड शुड बी कवर्ड एंड प्रिजर्व। जब भी हम खाना बनाते हैं वो हमेशा बनाने के बाद में या तो हमें उसको ढक के कवर करके रखना है, प्रिजर्व, प्रॉपर प्रिजर्व करके रखना है। अगर फ्रिज में रखने की जरूरत है तो फ्रिज में रखना है, खराब खाने को कंज्यूम नहीं करना। नेक्स्ट है all utensils should be cleaned properly before and after use in order to prevent disease of GI system is diarrhea, vomiting, food poisoning etc. खाना खाने के बाद में हमें प्रॉपर बर्तन को साफ करके रखना है, उससे क्या होगा, हमारे जीआई में होने वाले जितने भी इंफेक्शन है, जैसे कि डायरिया है, वोमिटिंग है, फूड पॉइजनिंग है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग एंड disinfection techniques. Important of these techniques are hand washing remove maximum microorganism, example in caring for the babies. आप लोगों को पता होगा हैंड वॉशिंग एंड डिसइंफेक्शन टेक्निक्स कितनी जरूरी है। हैंड वॉशिंग हम प्रॉपर परफॉर्म, हमारे जो हाथ हैं, जो हमारे हैंड्स है, वो सबसे ज्यादा पेशेंट्स को, हम जब भी पेशेंट एक्सपोजर होता है तो हमारे हाथ से ही होता है ना। तो अगर हम हैंड वॉशिंग प्रॉपर करेंगे तो हम बहुत हद तक इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी हम बेबीज को हैंडल करते हैं, कोई भी एसेप्टिक प्रोसीजर करते हैं, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करना है, जिससे कि क्या होगा, मैक्सिमम लेवल तक के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम
हटा सके। सेकेंड है प्रॉपर हैंड वॉशिंग शुड बी कैरिड आउट आफ्टर टॉयलेट विच प्रिवेंट जीआई सिस्टम इन्फेक्शन। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, जब भी आप वॉशरूम टॉयलेट यूज करते हैं उसके बाद में आपको हैंड वॉशिंग करना है, जिससे कि क्या हो, जीआई सिस्टम के इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सके। बिफोर गिविंग दी फीड मदर ब्रेस्ट मस्ट बी क्लीन प्रॉपरली। जब भी मदर बेबी को फीड करती तो क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट भी हमेशा क्लीन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। शॉर्ट नेल विच प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिहाइंड द फिंगर नेल्स। शॉर्ट नेल विच प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिहाइंड द फिंगर नेल्स। पर्सनल हाइजीन में क्या होगा कि हमारे जो भी नहाने शॉर्ट नेल्स हमारे जो क्लॉथ है उसमें पर्सनल हाइजीन हमको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है। जब भी पॉसिबिलिटी हो हमें नेल्स अपने कट करके रखना है, जिससे कि क्या होगा, हमारे नेल्स के बिहाइंड में जो डस्ट है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो ना रह पाए इस वजह से। सेकेंड पॉइंट है हैबिट ऑफ टेकिंग बाथ डेली हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। इज अ बेसिक पॉइंट। यू विल वेरी नो कि डेली नहाने से हम काफी हद तक इन्फेक्शन के रेट को कम कर सकते हैं। क्लॉथ वॉर्न ऑन ड्यूटी वेदर one is working in industry, hospital or in an office should not be used in a home until it was, as the clothes worn outside the home may carry microorganisms from crowded street market etc. इसका मतलब ये है कि जो भी कपड़े हम अपनी ड्यूटी पे पहनते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो या हम हॉस्पिटल में, जैसे कि हम नर्स से काम करते हैं, और अगर हॉस्पिटल में हम वो जो एप्रिन या यूनिफॉर्म पहनते हैं उसको क्या करना है, या तो हमें उसे घर तक नहीं लेके जाना, और लेकर भी अगर हम चाहते हैं तो उसको बाहर हैंग करना है, क्योंकि उसमें मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्राउड होता है ना। और क्या होगा अगर हम वो यूनिफॉर्म पहन के घर जाएंगे या मार्केट से गुजरेंगे या किसी स्ट्रीट पे रुक के सब्जी खरीदेंगे, है ना, तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां से हॉस्पिटल से कैरी करके उस क्राउड तक ले जा रहे हैं। तो हमें ये अवॉइड करना, ट्राई करना है कि जो भी एप्रिन या जो हमारा यूनिफॉर्म है, या तो हम घर के बाहर रखें उसको, या ऑन ड्यूटी हम कपड़े चेंज करके जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सिंग अ पेशेंट एट होम। ठीक है। दिस डेज नर्सिंग केयर एट होम इज द बिगिंग पॉपुलर आफ्टर द कोविड-19। नर्सिंग केयर एट होम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, तो उस टाइम पे हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फ्यू बिलोंगिंग्स अलाउ नियर टू सिक पर्सन इन विजिटर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जितना कम हो सके पेशेंट के बेड साइड में हमको आर्टिकल्स रखने हैं, क्योंकि पेशेंट इन्फेक्टेड है, उसे इन्फेक्शन है। ठीक है। और वो इन्फेक्शन क्या होगा, सारे जो भी बिलोंगिंग्स पेशेंट की रखी हुई है वहां तक पहुंचेगा, और है ना, तो इन्फेक्शन होने का रेट ज्यादा, रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो हमें जितनी जरूरत के सामान है सिर्फ वही रखना है, और जितना कम हो सके हमें विजिटर्स को अलाउ करना है, क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। पेशेंट को भी इन्फेक्शन उन अटेंडर से हो सकता है, क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी दिस टाइम बहुत कम है ना, और पेशेंट से भी विजिटर्स को इन्फेक्शन हो सकता है। यूटेंशियल ऑफ पेशेंट मस्ट बी कीप सेपरेटेड। बाकी अगर पेशेंट केयर घर पर दे रहे हैं, होम केयर अगर हो रहा है, तो यूटेंशियल जो पेशेंट के जितने भी बर्तन है हमें क्या करना है, उनको सेपरेट रखना है। पेशेंट को नोजोकोमल इन्फेक्शन ना हो, इसका ध्यान रखना है। अब नोजोकोमल इन्फेक्शन क्या होगा हम आगे वाली क्लासेस में डील करेंगे। क्रॉस इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, इसका भी हमें ख्याल रखना है। लास्ट है हेल्थ एंड इम्यूनिटी। दिस कैन बी मेंटेन बाय प्रॉपर रेस्ट एंड एक्सरसाइज हेल्प एन इंडिविजुअल टू डेवलप बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है। हेल्दी हेल्थ एंड इम्यूनिटी, हम प्रॉपर इम्यूनिटी मेंटेन करके भी अपने आप अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। कैसे? प्रॉपर रेस्ट, अगर प्रॉपर आप रेस्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट इन्फेक्शन हमारी प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। और वेल बैलेंस डाइट, अगर हम प्रॉपर डाइट लेंगे तो उससे भी हमारा इन्फेक्शन रेट कम हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस गुड हेल्थ हैबिट्स, अच्छी हैबिट्स को हमको फॉलो करना है। एडिक्वेट इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनाइजेशन जरूरी है वो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन हमको करवाना है। सेफ इन्वायरमेंट, जैसे हमने आगे डील किया है प्रीवियस स्लाइड्स में, हमारे सराउंडिंग का इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। उससे भी हम काफी हद तक इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो माइक्रोबायोलॉजी टर्मिनोलॉजी है वो लुइस पाश्चर ने बताई है। इसके डेफिनेशंस के बारे में देखा, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो है उसकी जो स्टडी करते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी है। नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी क्यों जरूरी है ना, क्योंकि अगर हमें माइक्रोब्स के बारे में पता होगा कि किस माइक्रोब से क्या डिजीज होती है ना, कि कौन सी माइक्रोब्स के लिए हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे पेशेंट का प्रिवेंशन कर सकते हो डिजीज कंडीशन से, तो हम उसका प्रिकॉशंस रखेंगे, इसलिए जरूरी है। और हमने 9 प्रिंसिपल्स देखे माइक्रोबायोलॉजी के। थैंक यू।